नमस्कार मित्रों, मैं अशोक व्यास आप सभी दर्शकों का बीच बहस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, राजस्थान में चुनावी रणभेरी बज चुकी है। विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज हो चुका है। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी चुनावी रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया। प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और भाजपा ने अपने कुछ उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। शेष बचे उम्मीदवारों की सूची का जनता और कार्यकर्ताओं को भी बेसब्री से इंतजार है। कांग्रेस राजस्थान की पुरानी परंपरा को तोड़ने की कवायद में जी तोड़ मेहनत कर रही है, वहीं भाजपा यहां सरकार बनाने को लेकर अपनी कमर कस चुकी है। साथ ही कुछ क्षेत्रीय पार्टियां इन दोनों का चुनावी गणित बिगाड़ने के लिए मैदान में डटी हुई हैं। इस बार चुनाव में क्या है जनता के मुद्दे और क्या है जनता का मूड, इन सभी पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ पत्रकार गोविंद चतुर्वेदी जी। सर, आपका बीच बहस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा बीच बहस का विषय है वो है राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां। चतुर्वेदी जी, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की घोषणा हो चुकी है, चुनावी बिसात बिछ चुकी है। सभी पार्टियां अपना परचम लहराने को लेकर के जी तोड़ प्रयास कर रही है, लेकिन इस बार के चुनाव को आप किस प्रकार से देखते हैं? ये अशोक जी बहुत अलग तरह का चुनाव होगा जी। अगले वर्ष लोकसभा चुनाव होने हैं। हाँ जी। उसके पहले का चुनाव है। तो ये 5 राज्यों के जो चुनाव हैं इनमें बहुत सी चीज़ें तय होंगी जी। राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से इशू ऐसे चल रहे हैं जो विभिन्न पार्टियों में सत्ता की दावेदार जो पार्टियां हैं उनके बीच और उनके साथ आम जनता के बीच चर्चा के विषय बने हुए हैं। तो वो सब विषय भी इस चर्चा में सेटल होंगे। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा सवाल है ओल्ड पेंशन स्कीम का जी। बहुत बड़ा सवाल है रेवड़ियों का जी। तो जनता इन चुनावों में 5 राज्यों की जनता जो बहुत बड़ी तादाद में मतदाता हैं वो एक बार तय करके और वास्तव में ये प्रूव करेंगे कि ये मिनी आम चुनाव है और इसके बाद होने वाला जो आम चुनाव है अप्रैल मई में, तो आप ठीक कह रहे हैं कि ये बड़ा इशू है इस बार। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो चुनाव हो रहा है अभी असेंबली का जो 5 राज्यों में है, इसका प्रभाव आने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ने वाला है क्या? निश्चित तौर पर अशोक जी मैं कहना चाहता हूं, और जो लगता है कि 5 राज्यों के चुनावों के परिणामों का जो असर होगा वो आने वाले लोकसभा चुनावों के मतदान पर भी प्रभाव डालेगा। अच्छा चतुर्वेदी जी की एक समय था जब पार्टियों के परंपरागत वोट बैंक हुआ करते थे। जो परिवार जिस पार्टी को वोट देता था आगे आने वाली पीढ़ी भी उसी पार्टी से जुड़ी रहती थी, लेकिन आज बहुत कुछ बदल चुका है। शिक्षा और सोशल मीडिया का प्रभाव आज के वोटर, आज के हमारे युवा पर बहुत ज़्यादा है। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? नहीं, ये आप ठीक कह रहे हैं कि आज के बहुत साल पहले तक ये सिस्टम बना हुआ था कि एक परिवार में परिवार के मुखिया ने जो कह दिया जी। केवल परिवार की बात मत करिए, आप उससे आगे जाके गांव की बात करिए जी। कि गांव में भी एक आदमी जो कह देता था, जो वहां का जिसको देशी भाषा में मुड्ड बोलते थे, मुखिया या सरपंच जो भी वो आदमी जो भी सरपंच ना भी हो तो भी अगर वो उस गांव का प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो उस आदमी की एक की आवाज होती थी और इस एक की आवाज पर पूरा गांव वोट डालता था जी। लेकिन वक्त के साथ जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन में, और निश्चित तौर पे सोशल मीडिया और ये जो चीज़ें आई हैं, मोबाइल, ये इन सब माध्यमों के जरिए गांव तक अब ये हो गया कि एक गांव छोड़िए आप, एक घर में अगर 5 मतदाता हैं तो वो 5 एक पार्टी को वोट देने वाले नहीं होंगे, उनके वोट भी बढ़ते हैं। ये कमाल की बात है कि एक परिवार में लोग अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं और वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनते हैं। बिल्कुल, और यही लोकतंत्र की खूबी है जी। लोकतंत्र की खूबी भी यही है कि एक आदमी अपने मत से मत डालता है जी। उसको पता है कि क्या अच्छा है। हो सकता है कि मेरे को मेरे घर में जो चीज़ अच्छी लगती हो किसी भी सरकार, किसी भी राजनीतिक दल के बारे में, और मेरा बच्चा जो आज 30-32 साल का है उसको लगता हो कि पापा ये क्या कर रहे हैं, कोई अर्थ नहीं है, इस पार्टी का कोई मायने नहीं है। तो वो चीज़ें हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये जरूर आप मान के चलिए कि कोई अच्छा काम करता है कोई भी राजनीतिक दल, तो उसकी आवाज़ भी जनता तक जाती है और उस अच्छे काम का असर फिर लौट करके उस राजनीतिक दल तक जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है चतुर्वेदी जी। तो अब इस बार का जो चुनाव हो रहा है उसमें जनता का, खास तौर से हमारे जो युवा वोटर्स हैं,
वो बहुत एक्टिव होते हैं हर जगह, सोशल मीडिया पे भी और दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी, उनकी बड़ी तीखी नज़र होती है हर चीज़ के ऊपर। तो उनका क्या मूड आप सोच रहे हैं, वो क्या सोचता है अब सरकार को लेकर? नहीं, युवा वोटर की अगर आप बात करेंगे तो युवा वोटर का निश्चित तौर पे सबसे बड़ा जो उसका वोट डालने का पैमाना है जी, वो पढ़ाई लिखाई, हम्म, पढ़ाई के अवसर कितने हैं, पढ़ाई के जो अवसर, पढ़ाई में जो वो टाइम लगा रहा है, उसके बाद उसके पास रोजगार के अवसर कितने हैं, रोजगार के अवसर मिलने के बाद उन रोजगार के अवसरों में उसको जो वो सोच करके उस रोजगार में जा रहा है जी, उतना उसको वेतन भत्ते मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, उसकी सेवा शर्तें क्या हैं। तो इन सब चीज़ों से जाकर के और युवा अपना मन बनाता है। ये सही है कि उसमें बहुत सी चीज़ों के और भी असर उसके ऊपर होते हैं, महंगाई की स्थिति का भी उसके ऊपर असर होगा, जी, जॉब में आगे जाकर के उसको क्या अच्छा बुरे अवसर देखने पड़ते हैं उनके भी जी, वो होंगे। लेकिन धर्म एक बड़ा फैक्टर इन दोनों जी। पड़ा है, जाति एक बड़ा फैक्टर है। तो 10 कारण हैं, 10 कारक हैं जो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नौजवान को वोट डालने के लिए निर्धारित करने में मदद करते हैं। लेकिन सबसे पहला मैं मानता हूं कि उसके लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा जो किसी भी नौजवान के लिए वोट डालने का है वो उसके रोजगार के अवसर, उसकी पढ़ाई के अवसर और उसका भविष्य। ये 3 चीजें होंगी उसकी। नहीं, बिल्कुल ये सही जवाब आपने बताया है सर कि बेरोजगारी और महंगाई ये मुद्दे समय से शुरू से चले आ रहे हैं, और जो भी सरकार आती है वो बेरोजगारी का वादा करती है कि बेरोजगारी हटाएंगे, महंगाई हटाएंगे, इन वादों के साथ वो चुनाव में आती है। लेकिन ये मुद्दे कभी भी किसी भी सरकार में पूरे नहीं हो पाते हैं, वो मुद्दे कभी खत्म नहीं होते हैं। आज भी वर्तमान परिस्थिति आप देख लीजिएगा, बेरोजगारी चरम पे होती है, महंगाई हर साल बढ़ती चली जाती है, और वोटर हमारा यही अपेक्षा रखता है कि ये सरकार आएगी तो शायद हमें रोज़गार मिलेगा, महंगाई कम होगी, लेकिन वो बातें कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाती है। तो इसका हमारे वोटर पे या जनमानस पे क्या प्रभाव पड़ता है, और सरकारें क्या इस दिशा में ईमानदारी से काम करती है? अशोक जी, आपने जो सवाल किया उसमें 2-3 बातें दिखती हैं। जी, सबसे पहला कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। जी, ये क्यों बढ़ रही है? हमको इस देश में बैठ करके सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण किसी भी व्यक्ति को, समाज को और राजनीतिक दलों को और अंततः अल्टीमेटली सरकारों को जी, ये सोचना पड़ेगा। आप थोड़ा पीछे जाकर के देखें, जो मुझे लगता है मेरा कारण, कि मुझे क्या कारण समझ में आता है, इसका सबसे बड़ा कारण बढ़ती आबादी है। जी, किसी समय हम 56 करोड़ थे, बहुत पुरानी बात नहीं है, वो 50 साल पुरानी बिल्कुल बात सही है। कह रहे हैं आप। हाँ, और आज हम 145-44 करोड़ के आसपास आ गए। तो सबसे पहले इस देश को सोचना पड़ेगा बहुत ईमानदारी से, इस देश को, इस देश के राजनीतिक दलों को, इस देश के जनमानस को, कि वो इन सब समस्याओं के का जो रूट कॉज है जी, उस रूट कॉज पर जाएं। और उस रूट कॉज को तय करने में, मान लीजिए आज के 50 साल 45 साल पहले बड़े प्रयास हुए, उसको देश ने पसंद नहीं किया। अगर उस समय हमने वो प्रयास पसंद किए होते, मेरा मानना है जी, कि अगर उस समय वो प्रयास पसंद किए होते, देखिए जाति 19-20 किसी भी काम में अच्छा बुरा हो सकता है, जी, लेकिन उसकी वजह से हम किसी भी पूरे काम को कटघरे में खड़ा कर दें, वो शायद मेरी दृष्टि में उचित नहीं है। जी, तो अगर हम उस समय जनसंख्या नियंत्रण के उपाय जो शुरू किए गए उन पर जाते, तो आज हमारी आबादी 100 करोड़ के नीचे होती। और आप दुनिया के दूसरे मुल्कों को देखिए, आप भी गए होंगे, मैं भी विदेशों में, कई देशों में जाके आया पत्रकार के रूप में, और हर जगह देखा तो वहां सड़कों पे हमारी तरह का हाल नहीं दिखता। जी, वो हाल है, उसको हम दोषी नहीं ठहरा सकते कि जनता सड़कों पे क्यों है हमारी, क्योंकि उसके पास और कोई साधन नहीं है, इसलिए वो सड़कों पर है। लेकिन बेसिक अगर हम देखें इन महंगाई और बेरोजगारी की समस्या, तो समस्या वहां से शुरू होती है। अब हम कई बार कहते हैं कि ये हमारे बड़ा रिसोर्स है, जी, रिसोर्स है, पर उसको किसी भी सरकार को चैनलाइज करना पड़ेगा, उसको रिसोर्स बनाना पड़ेगा, और रिसोर्स बनाने के साथ कम से कम अब हम जागें, और अब हम जाग के उस पर नियंत्रण करने की सोचें। तो एक तरफ इसके लिए हमको जनसंख्या नियंत्रण के उपायों पर काम करना चाहिए, दूसरी तरफ फिर रोजगार बढ़ाने के कामों पे जाना चाहिए, तो अपने आप बेरोजगारी फिर इस तरह से कम होगी। नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि रिसोर्सेज हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, और
क्योंकि सभी सरकारों के पास थिंक टैंक होते हैं, प्लानर होते हैं कि वो प्लान बनाते हैं। ठीक है, जनसंख्या अपना एक मुद्दा है, मगर उसके साथ साथ अगर वैसे रिसोर्सेज डेवलप किए जाएं तो सरकारें रोजगार देने में सक्षम हैं, मगर ईमानदारी से इस दिशा में काम नहीं हो पाता है। ये कहीं ना कहीं युवा वोटर के मन में ये बात कचोटती है। तो आप क्या मानते हैं कि युवा इस बारे में सोचता है? नहीं, निश्चित तौर पे मानता हूं कि युवा इस बारे में सोचता है, और युवा जब मौका आता है तब अपनी रिएक्ट बात करता को है। रिएक्ट भी करता है। कई बार वो रिएक्ट, जैसा मैंने पहले कहा आपसे कि आज के 50 साल 40 साल पहले का जो दौर था, उस समय जब जाति और धर्म वो बहुत ज़्यादा हावी थे। जी धर्म का आज भी जनमानस पर प्रभाव है, जी और उसके होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए। जी धर्म को मैं मेरे आचरण में ढाल लूँ वो ठीक है, लेकिन उसके जरिए मैं अगर और दूसरे काम करने लगूँ तो वो शायद मेरी दृष्टि में ठीक नहीं है। लेकिन अगर हम पहले जाकर के देखें तो आज के 50 साल पहले देश में कांग्रेस की मान लीजिए सरकार थी उस समय, और प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, और राजीव गांधी ने कंप्यूटर की बात शुरू की। जी आज आप देखिए वही कंप्यूटर सबसे बड़ा साधन बना हुआ है रोजगार का। आईटी इंडस्ट्री जिसको हम कह रहे हैं। तो इसी तरह की दूरदृष्टि हमको हमारे कामकाज में, नीतियों में लेके आनी पड़ेगी, और ला भी रहे हैं। ऐसा भी मैं नहीं कहता कि नहीं ला रहे। मान लीजिए भारत सरकार भी काम कर रही है उस दिशा में, राजस्थान की सरकार भी काम कर रही है। अभी रिफाइनरी का हम देखें, अगर बाड़मेर में रिफाइनरी और पेट्रो कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है, वो एक साथ न केवल इनकम का जरिया बनेगा राजस्थान में, बल्कि रोजगार का भी बहुत बड़ा जरिया होगा। लेकिन आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि काम तो हो रहा है, मगर जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अगर हमारी गति स्लो है तो निश्चित तौर पर पे समस्याएं तो उत्पन्न होंगी। सर, एक और मेरे जहन में सवाल कौनता है कि सभी सरकारें युवाओं और महिलाओं को हर क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। सभी पार्टियां, सभी सरकारें इस बारे में सोचती हैं, मगर धरातल पर इसकी क्या स्थिति है? आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, धरातल पर स्थिति जो आप समझ रहे हैं वैसी ही है। धरातल पर ये अनफॉर्चुनेट है कि उतना प्रभावी तरीके से युवा और महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हर जगह हो नहीं पाता जितना होना चाहिए। अगर नौकरियों की हम बात करेंगे तो नौकरियों में निश्चित तौर पे युवा ही आते हैं जी, वो एक काम युवाओं का है। लेकिन अगर आप राजनीति की तरफ इशारा कर रहे हैं तो राजनीति में शायद न युवाओं की उतनी भागीदारी हो पाती है और न महिलाओं की हो पाती है जी। हर सरकार अपनी तरफ से और हर राजनीतिक दल वो करने की कोशिश करता है। मैं दोबारा आपको पीछे लेकर के जाऊंगा, जब 18 साल का मताधिकार इस देश के नौजवानों को दिया गया जी, उसके साथ पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण भी दिया गया जी, आज भी वो स्थिति है। लेकिन बीच का दौर आपने देखा, सरपंच पति होने लग गए, जी, प्रधान पति होने लग गए। जी, निश्चित तौर पे अब वो स्थितियां बदल रही हैं। अब वो स्थिति नहीं है, लेकिन आप थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का हमारा जो इतिहास है उसको लेकर के देखेंगे तो वहां महिलाओं को उतने मौके नहीं थे। सर, उनका जिम्मा पहले बहुत एक समय था महिलाओं को मौके थे। हमारा अगर हम इतिहास में जाते हैं तो एक समय था जब महिलाओं को पूरा सम्मान मिलता था, पूरे मौके मिलते थे हर क्षेत्र में। मौर्य काल में आप देख लीजिए, गुप्त काल में भी आप देख लीजिएगा, महिलाओं को सम्मान अशोक मौका जी, मिलता था। सम्मान और काम करने के अवसर हाँ, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जी, सम्मान हमारे भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में, वो जब से हम इस सृष्टि का प्रादुर्भाव मानते हैं, प्राक जो भी माने हम, तो तब से ही महिलाओं का सम्मान पूरा है हमारे यहाँ। और जो लोग कहते हैं कि घर के निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी नहीं होती, मैं उसको कहता हूं कि मैं 3 पीढ़ियों से मेरे घर में देख रहा हूं कि महिलाओं के पास ही निर्णय करने की क्षमता है, जी, वही निर्णय करने के अधिकार रखती हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो घर की हो गई स्थिति, बाहर जब हम बाहर निकलते हैं घर के, वो मौके जब होते हैं तब मौकों में दिखा के करने का, और फिर वहां जो पुरुष की मानसिकता है, जी, बहुत से लोग मेरी राय से सहमत नहीं होंगे, लेकिन पुरुष की मानसिकता एक ये होती है कि महिलाओं का स्थान, और जो समाज की भी है कि उनका स्थान घर में, घर के बाहर का काम हमारा है। तो वो घर के बाहर का काम जो हमारा है वो उनको उतनी हर जगह छूट शायद नहीं देता, नहीं दे पाते। उसमें समय लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पे अब धीरे धीरे हम उस तरफ जा रहे हैं। अभी मान लीजिए लोकसभा में, दोनों राज्यसभा में पास हो गए बिल महिलाओं को 33% आरक्षण के, तो उसके जरिए हम कितना समय लगा है आप सोचिए। कहीं लोकसभा से पास हो गया, कभी राज्यसभा से पास हो गया, दोनों सदन पास नहीं कर पाए, अब विधानसभाओं में जाएगा। अभी भी वो
यहाँ अभी तुरंत process लागू में नहीं हो रहा, वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस आगे क्या रूप लेगा किसी को नहीं पता है। लेकिन ये है कि एक आग अगर जल गई है हाँ, तो वो फिर अपना असर आगे दिखाएगी। लेकिन चतुर्वेदी जी, ये बड़ा मुद्दा है कि युवा और महिलाएं, ऐसे क्या कारण हैं? सभी लोग अगर वादे करते हैं तो उन्हें पूरा करने का उनके पास खाका होना चाहिए, मगर जब चुनाव आते हैं तो वो फिर उन्हीं कैंडिडेट्स के ऊपर अपना फोकस करते हैं जो या तो पहले चुनाव जीत चुके हैं या चुनाव जीतने की संभावना रखते हैं। तो क्यों उनको, क्या इसी रणनीति की वजह से गौण कर दिया जाता है कि हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे? और फिर इसका क्या असर पड़ता है युवाओं पर? क्योंकि युवा सोचता तो है कि ये सरकार या ये पार्टी वादा कर रही है कि हमें प्रतिनिधित्व मिलेगा, जब नहीं मिलता है तो युवा क्या सोचता है, महिलाएं क्या सोचते हैं और उसका चुनाव पर कितना असर पड़ता है? अशोक जी, बहुत से मौके पे जब हम यूथ, युवा और बुजुर्ग की बात करते हैं जी, खासतौर पे राजनीति में, पिछले सालों की अगर हम देखें तस्वीर तो युवा बहुत काम कर रहे हैं जी। बुजुर्ग, मान लीजिए एक आदमी है जो 10 बार चुनाव लड़ लिया, 8 बार चुनाव लड़ लिया, उसका अपने क्षेत्र की जनता से बहुत व्यापक कनेक्शन होता है। हाँ। और वो अगर 5 बार, 8 बार, 7 बार जीत करके आया हुआ होता है तो वो जो उसका आधार है, हर पार्टी उसको देखती है जी। अब वो पुरानी चीजें रही नहीं कि एक ही पार्टी का शासन हो रहा है। अब हर 5 साल में सरकारें बदलने की नौबत आती है जी। चाहे वो केंद्र की सरकारें हों, राज्य की सरकारें हों, बहुत कम अवसर है तो ऐसे होते हैं जब दोबारा कोई सरकार रिपीट होती है जी। तो युवा से जो उम्मीद ग्राउंड पे जाकर के काम करने की है, आप शायद मेरे से सहमत ना हो लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि नौजवान को जो जाकर के राजनीति के क्षेत्र में खास तौर पर जो हैं वो जाकर के फील्ड में कितना काम करते हैं। आज आप देखिए, एक वार्ड मेंबर इलेक्ट होता है जी। और वो वार्ड मेंबर, पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं जी। वो वार्ड मेंबरों के अब तो कार्यालय खुलने लग गए। जी। एमएलए जो बना, उस एमएलए के रिप्रेजेंटेटिव खड़े होने लग गए। ये विधायक प्रतिनिधि हैं, ये सांसद प्रतिनिधि हैं। तो वो जो भी पार्षद बन रहा है, जो विधायक बन रहा है, जो सांसद बन रहा है, वो खुद नहीं जा रहा है जी। वो खुद तो दिल्ली, जयपुर, भोपाल, लखनऊ उन जगहों पर बैठा हुआ है और उसके प्रतिनिधि जाकर के फिर बाजार में काम कर रहे हैं। तो इन चीजों से उसका जो एक नौजवान का, मैं उस पर फोकस करता हूं जो आप कह रहे हैं, उसका डायरेक्ट लिंक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं है जी। और बहुत से मौकों पर या अधिकांश मौकों पर वो लोग अखबार और मीडिया, आजकल ये जो सोशल मीडिया चला है, इसके जरिए राजनीति करना चाहते हैं जी। कोई भी नौजवान हो चाहे बुजुर्ग हो, आज भी अगर कोई आदमी मतदाता से अपना सीधा लाइव कांटेक्ट रखता है तो मेरा मानना यह है कि उसके लिए राजनीति में ज़्यादा अवसर हैं। नौजवानों को टिकट मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहे, उनके अवसर भी हैं, लेकिन शायद उनको मेहनत अभी और करनी पड़ेगी बहुत, कम से कम जनता के बीच सीधे जाने की। और जी नहीं, ये मेरे को समझ में आया जो आप बता रहे हो कि इसमें एक अनुभव बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जो आदमी फील्ड में बहुत सालों से काम कर रहा है उसका अनुभव, जनता की क्या दिक्कतें हैं, क्या सॉल्यूशन है, वो शायद ज़्यादा बारीकी से और अच्छे से समझ पाता है। ये भी एक बड़ा कारण है, जनता ये से भी उसका एक कारण connection है। और दूसरी बात फिर जो मैं कह रहा था कि आज के 20 साल 30 साल पहले एक पार्टी के ज्यादा अवसर थे जी। अब 2 पार्टी 3 पार्टी, कई जगह अब बहुत सारे ऑप्शंस कई प्रदेशों में मिलना रीजनल शुरू पार्टी हो गई। तो उसकी वजह से हर पार्टी के सामने जिताऊ उम्मीदवार का संकट हो गया जी। हर आदमी को अब वो पुरानी मान मर्यादाओं वाली स्थितियां नहीं है जी। अब सबसे पहले जीतने वाला कैंडिडेट चाहिए मुझे। किसी भी पार्टी को, राजनीति में अगर कोई भी है जी। तो वो जीतने के लिए करता है। सही बात है। तो जीतने के लिए जब करते हैं तो जिसके चांस ज्यादा जीतने के आते हैं। अब नौजवान मान लीजिए अभी एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, चाहे राजस्थान की हो, मध्य प्रदेश की हो, छत्तीसगढ़ की हो, मिजोरम की हो, तेलंगाना की हो, अभी जिन 5 राज्यों में चुनाव है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 दावेदार होंगे जी। बहुत से मौकों पर राजनीतिक दल ये सोच करके भी टिकट देते हैं कि जब 10 नौजवान हैं, उन 10 नौजवान में से मैं सर्वश्रेष्ठ कौन है, 9 को नाराज करके मैदान में छोड़ दूं जी, या 10 को एक जगह रख के एक सीनियर आदमी को देके, एक एक्सपीरियंस वाले आदमी को देके उस झगड़े को टालूं। बहुत अच्छी बात कई आपने पैमाने बताई। बनते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि एक बड़ा फैक्टर ये भी हो सकता है। अच्छा, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि चुनाव के दौरान सभी पार्टियां चुनावी वादे करती है जी। अपना उनका घोषणा पत्र भी होता है, लेकिन
समय के साथ वो कितने वादे पूरे होते हैं, कितने वादे नहीं पूरे हो पाते हैं, क्या इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और जब वादे पूरे नहीं हो पाते हैं तो क्या वोटर इसे याद रखता है और फिर उसका जवाब देता है? बहुत अच्छा सवाल है अशोक जी। ये चुनावी वादे, जिसको हम चुनाव घोषणा पत्र कहते हैं किसी भी पार्टी का, उसके रूप में बहुत सालों से, या मान लीजिए जब से भी 1952 में हमारे यहाँ चुनावों का सिलसिला शुरू हुआ जी, तब से वो शुरू हुआ वादों का काम। जी, चुनावी घोषणा पत्र को एक शक्ल दे करके, वादों को एक शक्ल देकर चुनावी घोषणा पत्र के रूप में हर राजनीतिक दल हमारे सामने रखता है, मतदाता के सामने रखता है। मतदाता उसको देख के वोट देते हैं। ये पिछले 2 या 3 चुनाव मान लीजिए आप, आम चुनावों की हम बात करें तो उसके पहले तक बहुत ज़्यादा राजनीतिक दल या अधिकांश राजनीतिक दल उन घोषणा पत्रों पर बहुत कम ध्यान देते थे जी, लेकिन उसके बाद घोषणा पत्रों पर ध्यान देने का सिलसिला अब तेज हुआ है जी, और अब तेज होने के साथ मुझे याद है आज भी कि 1998 का जब राजस्थान विधानसभा का चुनाव हुआ और नई गवर्नमेंट बन के आई तो उस समय जो मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत, उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट की मीटिंग में वो घोषणा पत्र मुख्य सचिव को दिया। उसके बाद ये सिलसिला सब सरकारों में भी चल रहा है और घोषणा पत्र की अब अहमियत भी होती है, जनता उनको याद भी रखती है। और जो आपने कहा कि क्या वो चुनाव के समय ध्यान रखती है, वो चुनाव के समय पूरा ध्यान रखती है। बहुत अच्छी बात आपने बताई है और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो गया है सरकारों के सामने भी कि जो हम वादे करें सोच समझ के करें, क्योंकि जनता का पूरा फोकस उन वादों पे होता है। अगर हम कहीं भी गड़बड़ करते हैं तो उसका सीधा जवाब चुनाव में मिलता है। चतुर्वेदी जी, एक और सवाल मेरा जो है आपसे कि आजकल एक रेवड़ी शब्द है, ये बहुत प्रयोग में होता है, आमतौर पर आपको भी कहीं सुनने को सब जगह मिलता होगा। तो आज की राजनीति में आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, रेवड़ी शब्द को अशोक जी मैं 2 तरह से देखता हूं। नंबर 1, मैं उसको रेवड़ी कहने में थोड़ा सा हिचकिचाऊंगा जी, मैं उसको रेवड़ी नहीं कहूंगा क्योंकि जरूरत की चीज होती है। राजनीतिक दल भी ये मान के चलिए, राजनीतिक दल हों या सरकारें हों, चुनती उनको जनता ही है। आज अगर देश के प्रधानमंत्री या भारत सरकार देश के किसानों को हर 4 महीने में 2000 रुपए हर महीने दे रही है तो वो उसकी जरूरत को नाप के दे रही है जी। अगर राजस्थान में मुख्यमंत्री ने ये योजना शुरू की कि हर घर को 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी या 2000 यूनिट किसानों को फ्री मिलेगी, तो वो सोच करके किया। अन्नपूर्णा किट अगर दिया जाना है तो वो सोच करके ये योजनाएं शुरू की, तो वो उसकी जरूरत की है। हाँ, इसमें ये होना चाहिए कि जो जरूरतमंद है किसी भी सूरत में उसको ही योजनाओं का फायदा मिले। मेरा मानना यह है कि नाम चाहे रेवड़ी दें, चाहे आप मुफ्त चीजें बांटने की बात करें, लेकिन अगर वो जरूरतमंद को मिलती है तो जैसा आपने पिछले दिनों देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के एक आंकड़े आए जिसमें एक आ गया, भारत सरकार ने भी नीति आयोग और उन्होंने कहा कि गरीबी कुछ राज्यों में कम हुई है और राजस्थान उन राज्यों में सबसे आगे। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसका जनता से सीधा सरोकार है और जनता को इससे फायदा मिलता है और वो गरीबी रेखा से कहीं ना कहीं उनको ऊपर उठने में मदद मिलती बिल्कुल, मैं पक्का इसको मानता हूं कि उसका फायदा जनता को मिलता है और जनता को ही मिलना चाहिए, जरूरतमंद को मिलना चाहिए। अच्छा चतुर्वेदी जी, एक सवाल और आपसे है कि जब दोनों पार्टियों ने अपने अपने अभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और घोषणा के बाद कई कैंडिडेट ऐसे थे जिनका विरोध शुरू हो गया, तो क्या इसका प्रभाव चुनाव पे पड़ेगा? नहीं, चुनाव पे अगर विरोध करने वाले ताकतवर लोग हैं जी तो उनका असर जनता पर पड़ता है। बहुत सी जगह हैं ऐसी, जैसे मान लीजिए अभी अगर अपन बात करें तो राजस्थान में दोनों राजनीतिक दलों ने 2-2 लिस्टें अपनी जारी की हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 124 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, कांग्रेस ने अब तक अपने 74 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। एक को 74 की जारी करनी है, एक को 124 की अभी जारी करनी है। लेकिन जो आप देखेंगे कि बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद जिस तरह से एक साथ विरोध हुआ शुरू, जब बीजेपी की दूसरी लिस्ट आई तो जो पहली लिस्ट में कहा जा रहा था कि एक्स को इग्नोर किया गया, वाई को ज़्यादा मिला, वो एक्स को भी फिर उन्होंने अपने साथ लेकर के चलने की कोशिश की। लेकिन इस बीच में जो उम्मीदवार सामने आए, जो उम्मीदवार थे जिनको टिकट नहीं मिला, जिनके टिकट कटे, जिनकी सीट बदली, तो उसकी वजह से जो विरोध होता है, अगर वो उम्मीदवार जनता से जुड़ा हुआ रहा है, 5 साल मतदाता से जुड़ा रहा है, तो इस तरह के जब मौके होते हैं तो चाहे वो दावेदार हो, चाहे वो विधायक या सांसद रहा हो, उनके जब टिकट कटते हैं तो उनका विरोध जनता के बीच में मायने रखता है। बहुत अच्छी बात है चतुर्वेदी जी। एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है मेरा कि आज का समय विकास का है, यानी ये दौर विकास का दौर है और
आज अभी हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं चुनावों को लेकर के, तो जो मुख्य राजनीतिक दल है उनके अलावा भी बहुत छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो आप जनता को क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर के कि हमारा विकास हो तो हम किस तरह से अपना कैंडिडेट चुनें, किस तरह से हमारी सरकार चुनें? नहीं अशोक जी, बहुत अच्छा सवाल है और मैं इस पे जो मेरे मस्तिष्क में वो आपके सामने रखना चाहता हूं कि जनता जब मतदान के लिए जाए तब उसको ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि धर्म हो या जाति हो या क्षेत्र हो, इन सबको वो भूल जाए, केवल काम को वोट दे। किस राजनीतिक दल ने, किस सरकार ने उसके लिए काम किया है, किसने उसको उसकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की है और किसने उसके घर तक अपनी पहुंच बनाई है, उन लोगों को अगर वो ईमानदारी से वोट दे करके आगे लाएगी। और बहुत लोग शायद सहमत ना हो, लेकिन मैं क्षेत्रीय पार्टियों के बहुत पक्ष में नहीं हूं। बहुत अच्छा उम्मीदवार हो तो बात अलग है, नहीं तो पार्टियों को जो सरकार बनाने की सूरत वाली दो पार्टियां हों, उन्हीं दो पार्टियों में से किसी एक को अपना, जिसको सबसे नज़दीक माने अपने दिल के, उसको वोट देना चाहिए। बहुत अच्छा चतुर्वेदी जी, आपने हमारे सवालों के जवाब और जनता की जो आकांक्षाएं हैं उनको आपने संतुष्ट किया। मित्रों, आपका मत कीमती है, आपका मत आपका अधिकार है। आपका मत आपके प्रदेश और देश का भविष्य निर्धारित करता है। किसे चुनना है, कौन आपका और आपके प्रदेश का भविष्य संवार सकता है, ये आप मतदाता पर निर्भर करता है। इसलिए 25 नवंबर को आप मतदान अवश्य करें और आपके परिवार और आपके साथियों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। चतुर्वेदी जी, आप स्टूडियो में आए और आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। नमस्कार।